इक्विलिब्रियम फ्रॉम एलन इंस्टीट्यूट। आपको पता है हम पीछे केमिकल इक्विलिब्रियम का कंप्लीट थ्योरी डिस्कशन विद द बॉक्स क्वेश्चंस कर आए हैं। तो अभी हमारे पास इसी के आगे चलते हुए जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है आयोनिक इक्विलिब्रियम फ्रॉम एलन इंस्टीट्यूट। तो इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा पीएच का, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी का, एक्सप्लेनेशन ऑफ द वाटर रहेगा, देन सोल्ट टाइप ऑफ सोल्ट्स एंड कॉन्जुगेट थ्योरी रहेगी। ओके, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट रहेगा जो वैसे नीट का पार्ट नहीं है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आजकल बहुत धांसू लेवल पे आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पीएच एंड बफर, तो अच्छा खासा चैप्टर है ये। और इसके बाद है आपके पास इंडिकेटर्स, एसिड बेस, फिर कॉन्सेप्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनालिटिक क्वेश्चंस, असर्शन रीजन, ये सब हमारे फोकस पे रहेंगे। तो सिलेबस जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीट का, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ पॉली एसिड बेस, एसिड स्ट्रेंथ, पीएच का कॉन्सेप्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट एलिमेंट्री आइडिया है, बफर सॉल्यूशंस, हेंडरसन इक्वेशन बफर से रिलेटेड, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन एंड इफेक्ट विद इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। चलिए, अब हमारा जो फोकस रहेगा इसको करने के बाद, और एक मोटिवेशन आप जरूर ले लीजिए, अगर आप किसी सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है तो पक्का प्रेसिपिटेट का पार्ट है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो इस पूरी लाइन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है तो आप पक्का किसी प्रेसिपिटेट का पार्ट है। ठीक है जी, अगर आप सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है तो आप प्रेसिपिटेट का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आयनिक इक्विलिब्रियम जब हम स्टार्ट करें तो हमारे दिमाग में छोटी छोटी बातें लोगरिथम से रिलेटेड होनी चाहिए, नहीं तो यही लोगरिथम आयनिक इक्विलिब्रियम आपके लिए पैनिक हो जाएगा, पैनिक। चलो, तो ये लिखा है नेचुरल लॉग, इसको लॉग ई बेस है, ये एक्स लिख देते हैं। जब ई को 10 बेस पे चेंज करोगे आप तो ये 2.303 लॉग 10 बेस एक्स हो जाएगा। क्लियर? जनरली इसको 2.303 लॉग एक्स लिख देते हैं। log x इंटू वाई हो तो log x प्लस log y हो जाएगा, log x बाय वाई हो तो log x माइनस log y हो जाएगा। अगर कहीं x पावर y हो तो लिखने के लिए y log x हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ log 2 पावर 3, तो आप इसको लिखेंगे 3 log 2। ठीक है जी। चलिए, एग्जाम्पल आपके पास है log 6, इसको 2 इंटू 3 लिखें, log 2 प्लस log 3 लिखें। log 2 आपको याद ही रखना है 0.3010, log 3 आप याद रखें 0.4771, और log 6 का वैल्यू 0.7781 आ जाएगा। तो log 6 वैसे रट्टा ना मारे आप, log 2 इंटू 3 करके इसको सोल्व कर ले। log 30 3 इंटू 10 कर दें, 3 अभी 0.477 हुआ ही था, 0.4771, और log 10 1 है, तो ये आंसर निकल आएगा आपके पास। ठीक है जी। log 1000, log 10 टू पावर 3 पावर है, मैंने भी बताया था आपको, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 log 10, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, तो log 10 टू पावर 3 मतलब 3। log 1 0 है, log 2 0.3010 है, log 3 0.4771 है, log 4 0.6020 है, log 5 0.699 है, log 6 पीछे से निकाल लें आप, log 2 इंटू 3 करके, 7 को याद कर लें, 8 2 पावर 3 से निकाल लें, log 8 log 2 पावर 3 log 2, 3 इंटू 0.3010, तो आप ये वैल्यू निकाल लेंगे। 9 3 पावर 3 से निकाल लें, ठीक है जी। log 10 1 ही है, उसके बाद 11 1.04 है, 102 है, 1003 है। तो एक बार इस पर नजर मारिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद है सम टर्म्स विच आर यूज्ड इन आयनिक इक्विलिब्रियम, एंटीलॉग। क्लियर? तो एंटीलॉग 2 जो आपके पास है
वो 10⁻²। log का उल्टा एंटीलॉग होता है। देखिए मेरे पास सुने, log 100 मतलब 2 और एंटीलॉग ऑफ 2 100। फिर सुने, log 100 का वैल्यू 2 है तो एंटीलॉग ऑफ 2 10⁻²। तो ये जो x होएगा ना, एंटीलॉग x, एंटीलॉग ऑफ 5 10⁻5, एंटीलॉग 3 10⁻3, एंटीलॉग 10 10⁻10, एंटीलॉग ऑफ -10 10⁻−10, एंटीलॉग ऑफ 5 6 जो भी हो पावर बन जाएगा वो। एंटीलॉग ऑफ 0.3010 10⁻0.3010 2 है। तो वैसे भी याद करो, ये जो 0.3010 है ये 2 का लोग था, तो उसी का एंटीलॉग लोगे तो वापस 2 आ जाएगा। पीएच स्केल, सबसे पहले काम शुरू करते हैं। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई हो, ये दिया था सोरेनसन ने, और ये इस चैप्टर का बैकबोन है, इस चैप्टर की जान है ये पीएच स्केल। ठीक है जी। तो गिवन बाय सोरेनसन, ये कॉन्सेप्ट सोरेनसन ने दिया। पीएच स्केल इज कॉल्ड द सोरेनसन स्केल। पीएच स्केल को हम सोरेनसन स्केल भी कहते हैं। पीएच स्केल को हम सोरेनसन स्केल भी कहते हैं। pH scale is a measuring scale used to measure strength of acid and base, and its value is equals to, तो pH is equals to क्या लिखा जाएगा, माइनस log ऑफ H प्लस आयंस। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास नॉर्मेलिटी में होनी चाहिए। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास नॉर्मेलिटी में होनी चाहिए। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास नॉर्मेलिटी में होनी चाहिए। तो pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसको आप कैसे लिखेंगे, log 1/H प्लस। क्लियर। अब बस आपको समझ में आना चाहिए कि सोल्व कैसे करना है, इसको सोल्व कैसे करना है। उसके अलावा जो कुछ भी दे रखा होएगा गेम ऑफ प्रैक्टिस है। अब 10⁻³ है तो आप समझदार है, माइनस log 10⁻³ -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 10 1 है, वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है जी। कंक्लूजन, इफ pH इज इक्वल टू x देन H प्लस 10⁻⁻x, ये वाला x पावर बन गया, और वाइस वर्सा। अगर H प्लस इज इक्वल टू 10⁻2 3 4 हो तो वही उसकी pH हो जाएगी, वही उसकी pH हो जाएगी। तो pH क्या है, ये माइनस log ऑफ OH आयंस है, और वही H प्लस को कॉपी कर दिया गया है। pH इज इक्वल टू माइनस log OH, log 1/OH कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। अगर आपके पास जो X है A/B इंटू 10⁻⁻C है, तो आपको PX निकालना है, PX। तो सिंपल सी बात है, आपको माइनस log ऑफ A/B 10⁻⁻C निकालना है। ठीक होगी बात। माइनस log A/B माइनस log 10⁻⁻C निकालना है। ये आपके पास माइनस log A/B पड़ा रहेगा, ये प्लस C, ये माइनस आगे मल्टीप्लाई हो गया और log 10 1 हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं C माइनस log A/B। अब log A/B को भी ओपन कर लें, log A माइनस log B, तो एक प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। C माइनस log A माइनस log B, ठीक है जी। तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसी फॉर्म में लिखा हुआ इसको। तो बड़ी सिंपल सी स्टोरी थी। आप अगर लोगरिथम से उलझना चाहते हैं तब काम कर सकते हैं। अब हमारे पास है pH स्केल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, pH स्केल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल, इसके अराउंड वीक एसिड, वीक बेस। pH अगर 0 है तो स्ट्रॉन्ग। और एक बात बता दें आपको स्पेशली, इट इज कंसिडर्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि टेम्परेचर रेट कांस्टेंट को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है। तो pH अगर आपके पास 0 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर 14 है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके बीच की जो रेंज है आपके पास, तो जैसे जैसे H प्लस बढ़ेगा, H प्लस बढ़ेगा, H प्लस बढ़ेगा, H प्लस, तो आपके पास pH उतनी कम होगी। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ H प्लस आयंस। ये ज्यादा है तो pH क्या होगी, कम। देखें ये 10⁻0 मतलब 1,
ये 0.1, तो आप H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, क्लियर ना। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन घटने से pH बढ़ती जा रही है, इनवर्स मैंने आपको बोला ही था, क्लियर। तो अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, कोई ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स बात है नहीं। अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी सब्सटेंसेस को हमने दो टाइप में क्लासिफाई कर दिया, नॉन कंडक्टर जो कंडक्टिविटी नहीं शो करते, दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट शो द फ्लो ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल, प्लास्टिक, रबर, वुड एटसेट्रा। एक्सेप्शन ग्रेफाइट है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था। जब हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हर एक कार्बन पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही नॉन मेटल होकर भी कंडक्टिविटी शो कर रहा है, क्लियर। ड्यू टू मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर क्या हुआ, दो सबस्टांसेस विच शो कंडक्टिविटी और फ्लो ऑफ करंट आर कॉल्ड द कंडक्टर्स। अब इसमें भी वो जो इलेक्ट्रॉन की वजह से कर रहे हो और दूसरे जो आयंस की वजह से कर रहे हो, तो एक कंडक्टर हो जाएंगे मेटेलिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब, और दूसरे, इन्हीं का दूसरा नाम आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी रख सकते हो, क्लियर। दोज कंडक्टर विच शो कंडक्टिविटी ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑल मेटल्स एंड ग्रेफाइट्स, जितने भी 80-90% जो भी मेटल्स हैं, आयोनिक, इनका जो कंडक्टेंस की वजह होगी वो होगी आपके पास फ्री आयंस। दोज कंडक्टर विच शो कंडक्टिविटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस आर इन फ्री स्टेट इन द सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। मान लीजिए NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है, तो आपके पास हाइड्रेटेड Na+ और हाइड्रेटेड क्लोराइड होएगा। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, ions move toward the positively charged electrodes, the cation move towards cathode, ये देखो आप नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड anion move towards the anode पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसी वजह से इनको cation anion बोलते हैं हम लोग। द करंट फ्लोज थ्रू द सॉल्यूशन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयन थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये यहां शो कर रखा है। सिल्वर प्लस cation कैथोड की तरफ जा रहा है, नाइट्रेट एनायन एनोड की तरफ जा रहा है। तो यहां फ्री आयंस की वजह से कंडक्टिविटी हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब उसने कहा अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ आयनिक कंडक्टर्स आर टू टाइप्स। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली हम इसको स्ट्रोंग और वीक में डिवाइड करते हैं। तो जो स्ट्रोंग है, दोज आयोनिक कंडक्टर विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन, जो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाएं एक्वा सॉल्यूशन में, उनको स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जनरली इनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जब आप पिछले चैप्टर में थे तो आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा, आज आप डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को 100% बोल रहे हो, पूरी तरह से टूट गया आयंस में। ये 5-4 एसिड आपको याद रखने पड़ेंगे, H2SO4, HCl, HNO3, HClO4, पर क्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक, ये सब स्ट्रोंग एसिड है। यहां तक फर्स्ट का हाइड्रोक्साइड है, ये भी फर्स्ट और फर्स्ट का हाइड्रोक्साइड है। फर्स्ट मतलब एस ब्लॉक का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके हाइड्रोक्साइड अच्छे वाले बेस है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड भी एक अच्छा बेस है। और सोल्ट्स जितने भी हैं एक्सेप्ट आपके पास लार्ज cation एनायन ना हो, बस एक्सेप्ट लार्ज cation एनायन। जैसे सोप के अंदर C17, H35COO, आपको पता ही सोल्ट तो है, बट इसकी कैटेगरी कैसी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि C17H35COO एक लार्ज cation है, एनायन है, इसकी मूवमेंट बड़ी मुश्किल से होगी। वीक मतलब पार्शली आयोनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन, उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलोगे। इनका अल्फा जो है वो 1 से कम है। जब अल्फा 1 से कम होएगा तो इनको आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में डाल रहे हो। जैसे एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड मैक्सिमम, फॉर्मिक, एसिटिक, कार्बोनिक, ये आपको H2O2 में भी समझाया था।
फोस्फोरस, हाइपोफोस्फोरस, ये बोरिक एसिड, ये सब वीक एसिड्स की कैटेगरी है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर और जिंक 29, 30 पे आ रहे हैं, इनके हाइड्रोक्साइड 26 नंबर का, 13 नंबर का, वैसे ही एम्फोटेरिक है एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। तो ठीक है जी, दोनों नेचर है, एसिडिक भी और बेसिक भी है। तो ये वीक बेस वाले वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब इसके बाद शुरू होता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ओस्वार्ड डाइल्यूशन थ्योरी क्या है, हाउ कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में आगे चलते हुए आपको बताया जाएगा हाउ कैन वी इंक्रीज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है जी, तो इसको पढ़ते रहिएगा, बने रहिएगा केमिस्ट्री वाले सर के साथ।